इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है 6 की पावर n और ये कहा गया है कि 6 की पावर n में n प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, मतलब हम n की जगह पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखें और रख करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, ये हमें चेक करना है। समझ में आ गई बात? आपको क्या करना है, इसकी जगह पर n की जगह पर 1, 2, 3 कुछ भी रखें और रख करके जब इसको सॉल्व करें तो इसके आंसर में लास्ट में 0 मिलना चाहिए, यही हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब देखिए 0 मिलने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या पक्का है कि 10 से डिवाइड होगी। क्या बोला? अगर वह संख्या 0 पर समाप्त होती है तो पक्का वह संख्या 10 से डिवाइड होगी ही। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 30, तो देखिए 10 से डिवाइड हो जाएगी, 10 3 30, तो मतलब ये संख्या डिवाइड होगी ही 10 से। और कोई दूसरी संख्या ले लीजिए 50, तो 50 भी देखिए 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 0 है मतलब वो 10 से डिवाइड होगी, और अगर ये 10 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब है कि इस संख्या का 10 क्या है, गुणनखंड है। ठीक है ना, ये जो 10 है वो एक गुणनखंड है, तभी इस संख्या को डिवाइड कर रहा है। आप 30 के गुणनखंड निकालिए तो क्या लिखेंगे अपन, 3 गुणा 10 लिखेंगे, 3 धाम 30, तो देखिए 10 आया ना इसके गुणनखंड में। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, 2 पंचे 10, मतलब कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में 0 है तो उसके जो गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 के रूप में होंगे। आप कोई भी संख्या ले लीजिए 50, तो 5 गुणा 10 लिखेंगे और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 10 यानी 2 गुणा 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा। मतलब कुछ भी आ जाए लेकिन अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 गुणा 5 तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो हमें यहाँ पर संख्या दी गई है 6 की पावर n, तो 6 के लिए चेक करते हैं। 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएंगे, 2 त्रिक 6, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसके गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 3। ठीक है ना, तो 2 गुणा 3 मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 3 मिलेगा। जबकि अगर कोई भी संख्या लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके साथ में 2 गुणा 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसको लिखेंगे कैसे अपने आंसर को, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के होते हैं, जैसा कि अभी हमने समझा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 6 की पावर n, तो अगर हम 6 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, 2 त्रिक 6, मतलब जो 6 है वो 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n, n के किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बस हमारा आंसर हो गया, इतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 गुणा 5 यानी वो 2 गुणा 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब 6 के फैक्टर किए तो इसके फैक्टर आए 2 गुणा 3, तो ये 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n का मान
0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, एक ये संख्या दी गई है, दूसरा ये संख्या दी गई है, और कहा गया है कि बताइए ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड निकलते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं, और अभाज्य जिनके केवल दो गुणनखंड निकलते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये हम समझ चुके हैं। तो अब देखिए, इन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए, यहां पर ये एक पूरा पद है और ये एक पद है, तो अब इस दोनों पदों में आप देखिए एक सा क्या दिख रहा है आपको। तो आप यहां पर देखेंगे कि दोनों जगह पर 13 दिख रहा हमें, तो हम 13 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 13 जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 7 गुणा 11 और प्लस यहां से 13 बाहर आ गया, तो यहां पर बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर 13 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 7 77 और 1 जुड़ेगा इसमें, तो यहां पर क्या आएगा 78। तो 13 गुणा 78 हो गया। अब यहां पर आप क्या करिए, 13 की और फैक्टर कर लीजिए। तो 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 छंग 78, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। तो देखिए यहां पर इसके कितने गुणनखंड निकल आए, 13 3 और 2, और 1 तो सबका गुणनखंड होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 से ज्यादा गुणनखंड निकल रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहां पर हम कारण में लिख देंगे, चूंकि दी गई संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है या भाज्य होगी। ठीक है, यहां पर देखिए 13 3 और 2 ये इसके गुणनखंड निकल रहे थे। ठीक है ना, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये प्लस का 1। तो अब देखिए ये पूरा एक पद है और ये एक पद है। अब इन दोनों पदों में से देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहां पर 5 दोनों जगह पर है। देखिए 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम 5 यहां से कॉमन ले लेंगे। अब 5 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 7 6 4 3 2 1, और ये प्लस में 5 बाहर आ चुका है, तो यहां पर बचेगा 1। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए 7 छंग 42, 4 ती 12 और 2 एकम 2 प्लस 1। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, 5 12 दूनी 24, 12 चौको 48 और 2 50, गुणा में है 2 प्लस 1। अभी इसको और सॉल्व कर लो, 2 चौको 8 0 2 पंचे 10 और यहां प्लस में है 1। अब इसको आप जोड़ोगे तो आएगा 1009। अब देखिए 5 को ऐसे ही लिख दीजिए, 1009 है जो, ये एक फैक्टर होगा और दूसरा इसका एक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गुणा में 1 लिख सकते हैं ना, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, तो लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ कितने फैक्टर निकल आए, इसके 3 फैक्टर तो दी गई संख्या के निकल ही आए, मतलब 2 से ज्यादा निकल आए। तो हम यहां पर फिर से लिख देंगे, चूंकि दी गई संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या
भाज्य होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या दिखाया है, दोनों जगह पर हमने यही दिखाया है कि दी गई संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड किसी भी संख्या के निकलते हैं तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए यहां पर हमें एक वृत्ताकार पथ दिया गया है। इस रास्ते का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए यहां से सोनिया शुरू करती है, ये एस फॉर सोनिया हो गई। यहां से सोनिया चक्कर लगाना शुरू करती है और चक्कर लगाते लगाते यहां पर जब एक चक्कर खत्म करती है तो इसको 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं कि सोनिया कितना समय लेती है, 18 मिनट का समय लेती है। ठीक है, अब इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को भी 12 मिनट का समय लगता है। तो रवि कितना समय लेता है, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। अब आगे कहा गया है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब समझिए यहां पर यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए यहां पर सोनिया है और इसी पॉइंट पर रवि भी है। ठीक है, तो यह कहा गया है कि यदि दोनों एक ही स्थान मतलब यहां से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी एक साथ और एक ही समय पर और एक ही दिशा में, मतलब यहां पर अगर दौड़ लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से इस डायरेक्शन में दौड़ेंगे दोनों। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब ये दौड़ेंगे तो ये एक साथ कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर यानी इसी पॉइंट पर एक साथ कब मिलेंगे, ये हमें पता करना है। तो अब देखिए यहां पर रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो कम समय कौन ले रहा है, रवि ले रहा है, मतलब रवि ज्यादा तेज दौड़ रहा है। तो अगर एक चक्कर लगाएगा रवि तो 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है। मतलब रवि जब अपना चक्कर लगा के यहां पे आएगा तो सोनिया हो सकता है यहां पर हो अभी, क्योंकि वो तो स्लो दौड़ रही है ना। तो दूसरे चक्कर में ये जो है ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो यहां पर देखिए, अब समझिए, अगर सोनिया 18 मिनट का समय लेती है और रवि 12 मिनट का समय लेता है, अब अगर दूसरा चक्कर लगाए तो सोनिया को 36 मिनट लग जाएंगे, 18 मिनट और लगेंगे, और इसी तरह से रवि को भी 12 मिनट और लगेंगे, तो 24 मिनट में वो अपना दूसरा चक्कर खत्म कर लेगा। अब सोनिया अगर मान लीजिए तीसरा चक्कर लगाएगी तो उसको 18 मिनट का समय और लगेगा, तो अब उसको 54 मिनट लग जाएंगे टोटल, और रवि को टोटल 36 मिनट लग जाएंगे जब वो अपना तीसरा चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, ये हमसे कहा गया है कि कितने समय के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अब देखिए आपका आंसर यहां से आ चुका है। दोनों का यहां पर दोनों जो कॉमन नंबर दिख रहे हैं यही आपका वो समय है जिस पर ये दोनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। समझिए यहां पर क्या है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, यहां पर एक चक्कर लगाएगा रवि तो ये अपना एक चक्कर लगा लेगा 12 मिनट में, फिर दूसरा लगाएगा 24 मिनट में, फिर तीसरा लगाएगा और 36 मिनट पे यहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। और सोनिया अपना एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट में और दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, तो वो दूसरे चक्कर में यहां पर मिल जाएंगे। तो देखिए 36 मिनट में दोनों के दोनों एक ही जगह पर आकर के मिल जाएंगे। तो यही हमसे पूछा गया था कि आप ये बताइए दोनों एक साथ कितने समय में उसी बिंदु पर मिल जाएंगे। तो ये तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आएगा 36 मिनट। लेकिन आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। अब आप कहोगे कि मैम एलसीएम क्यों निकालेंगे, हमें तो ये समझ में नहीं आया। तो देखिए अगर मान लीजिए अभी और चक्कर लगाएं ये दोनों लोग, तो सोनिया जब चक्कर लगाएगी तो ऐसे बहुत सारे टाइम मिलेंगे
जहां पर रवि और सोनिया एक साथ एक ही बिंदु पर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए सोनिया का जो 8वां चक्कर होगा वो 144 मिनट पर पूरा होगा और जो रवि का 12वां चक्कर होगा वो 144 मिनट पर पूरा होगा, क्योंकि 12 का गुणा 12 से करते हैं तो 144 आता है। तो देखिए फिर से देखिए दोनों लोग एक ही पॉइंट पर आकर के एक ही समय पर मिल जाएंगे, लेकिन हमसे यह कहा गया है कि आप वो न्यूनतम समय बताइए, कम से कम पहली बार वो लोग कब मिलेंगे। तो पहली बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम से हम यहां पर इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, जिस संख्या को ये दोनों ही संख्याएं डिवाइड कर रही होंगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, रवि समय लेता है, कितना लेता है रवि, 12 मिनट, और सोनिया समय, लिख देती हूं यहां पर भी, लेती है 18 मिनट। तो हम इनका निकालेंगे अब एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। तो क्या करेंगे, यहां पर निकाल लेंगे 12 और 18, ये 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 त्रिक 6 और 3 एकम 3, ये 2 से जाएगा, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो यहां से आ जाएगा 12 बराबर 2, कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, और 18 में 2 गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको गुणनखंड दिए हैं वो लिख लीजिए और फिर उनकी अधिकतम घात लीजिए। तो यहाँ पर 2 की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो 2 की अधिकतम घात 2 हो गई। इसी तरह से 3 की भी अधिकतम घात 2 हो जाएगी। तो 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 चौको 36। तो ये आ गया 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये आपको सॉल्यूशन में लिखना है, ये मैंने आपको यहां पर समझाया है, ये चित्र आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज के अब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।